हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। और जी हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 3 आपके सिलेबस में 100 मार्क्स का पेपर है और CMA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गाइज, क्योंकि इंटर और फाइनल दोनों में आपके लॉ का बहुत मेजर पोर्शन एक्सप्लोर किया जाएगा। तो फंडामेंटल्स, आपके लॉ के जो फंडामेंटल्स हैं वो यहीं से डेवलप होने शुरू होंगे। आगे चल के आप इन्हीं फंडामेंटल्स पे बिल्ड अपॉन करेंगे, आपको एडवांस्ड लीगल प्रोविजंस पढ़ाए जाएंगे, लॉ बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा आगे चल के, जिसके फंडामेंटल्स या बेसिक आप यहीं से डेवलप करना शुरू करेंगे। तो आओ आज स्टार्ट करते हैं अपना 100 मार्क्स का पेपर नंबर 3 विच इज फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स। आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने लॉ पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ होगा। तो 11-12 में सर हमें लॉ पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ाया जाता है और आपको ग्रेजुएशन के दौरान ज़रूर आपने लॉ पढ़ा होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने लॉ पढ़ा नहीं पढ़ा उन सब के लिए मैं एकदम बेसिक से आपको लॉ पढ़ाऊंगा और मैं एकदम बेसिक से कंसेप्ट समझाता हुआ चलूंगा। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, भले ही आपने पहले लॉ कभी पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, हम लोग बेसिक से अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले दोस्तों, हम एक ओवरव्यू देखने वाले हैं कि लॉ एथिक्स इसका मतलब क्या है, ये आता कहां से है, भाई एग्जाम में कितना वेटेज रखता है ये हमारे कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से लॉ हम पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे एक्ट्स हैं, सारे एक्ट्स कभी कोई भी नहीं पढ़ पाता, इतने सारे एक्ट्स हैं। तो कौन से लिमिटेड वो एक्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, हम कौन कौन से एक्ट्स पढ़ेंगे, हम डिटेल में इस वाली वीडियो में जानेंगे। लेकिन ये सब चीजें शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूं भाई लॉ है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट माने आपकी फंडामेंटल रट्टाफिकेशन पावर को डेफिनेटली टेस्ट करने वाला है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों क्या आपकी मग करने की पावर, क्या आपकी रट्टोफाई करने की पावर अच्छी है या बुरी है, आप क्या समझते हैं? जैसे बिजनेस स्टडीज, सर थ्योरेटिकल टॉपिक था जब आपने 11-12 में पढ़ा था, क्या बिजनेस स्टडीज जब आपने पढ़ा था 11-12 में थ्योरेटिकल टॉपिक, क्या आपको रट्टाफिकेशन करने में दिक्कत हुई थी? हाँ सर, हमें थोड़ा सा ना याद करने में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में दिक्कत होती है। तो भाई अगर आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में याद करने में दिक्कत होती है तो लॉ तो पूरा का पूरा थ्योरी है, सेक्शंस आपको एज इट इज रिप्रोड्यूस करने पड़ेंगे अपने एग्जामिनेशन में। तो सेक्शंस को याद करना, उन्हें प्रॉपरली ग्रैस्प करना और जो लॉ में लिखा है वर्ड बाय वर्ड रिप्रोड्यूस करना, आपकी बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन पावर चैलेंज करी जाएगी, एक्सप्लोर करी जाएगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो तैयार रहिए कि हम कैसे अपनी रट्टाफिकेशन स्किल को एनहांस कर सकते हैं। सर बट हम बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन नहीं कर पाते, हम कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, बट सर थ्योरी को याद करना, मग करना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपको डिफिकल्टी आती है मगिंग अप करने में, थ्योरी को अच्छे से रट्टोफाई करने में, तो भाई सच सच बता देता हूं, टीचर हूं, सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, झूठ नहीं बोल सकता आपसे कि आप फिर एग्जाम में मार्क्स नहीं ला पाओगे। एग्जाम में मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अल्टीमेटली है लॉ, सारा का सारा याद करने हैं प्रोविजंस, सारे के सारे प्रोविजंस को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है और याद करना है। तो भाई एग्जाम में हो जाएगी बहुत बड़ी डिफिकल्टी। सर ये तो चिंता का विषय है। हाँ भाई है तो चिंता का विषय, लेकिन एक बात बताऊं आपको मैंने अभी पिछले 2-3 मिनट में जो कुछ बोला वो सब बिल्कुल गलत था। तो दोस्तों अगर आप अपने दिमाग में ये नोशन लेकर इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, रट्टाफाई करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मगिंग अप करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, और हमें सेक्शंस याद करने पड़ते हैं, हमें प्रोविजंस जो लॉ में वर्ड्स लिखे हैं वो एज इट इज याद करने पड़ते हैं। जब तक लॉ के प्रोविजंस एज इट इज पेपर में ना लिखो, मार्क्स नहीं मिलते। तो सारा का सारा खेल मेरी मगिंग पावर का है। अगर ये दिमाग में सोचकर आप इस पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको बता दूं, आप बिल्कुल गलत हैं। जी नहीं, ये थ्योरेटिकल पेपर, प्योर मगिंग वाला पेपर, प्योर रट्टाफिकेशन पावर वाला पेपर नहीं है। ये उतना ही प्रैक्टिकल है जितना कि अकाउंट्स, ये उतना ही प्रैक्टिकल है जितना कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में एज इट इज सेक्शन लिखने के लिए नहीं आता,
पूरा एग्जाम केस स्टडी बेस्ड होता है। केस स्टडी मतलब आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन दी जाएगी, मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन पे कैसे लीगल प्रोविजन अप्लाई होंगे, प्रॉपर एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें एक रियल लाइफ सिचुएशन होगी और आपको एनालाइज करके प्रॉपर्ली अपना आंसर को कंक्लूड करना है। तो अगर बाय चांस आपने रट्टा मारा होगा सेक्शन का तो आप उस एनालिसिस को कभी भी नहीं कर पाओगे। तो रट्टा मारना इज नॉट द एम इन लॉ, mugging up sections is not the aim in law. Just try to recreate whatever is written in the law is not expected out of you. हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी है, प्रॉपर समझना है, एक एक सेक्शन, एक एक वर्ड, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, सब चीजों का रेलेवेंस समझना है। और जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, एक एक कॉमा का भी रेलेवेंस है आपके पूरे के पूरे लॉ पेपर में। अगर आपने कॉमा एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे रखा तो आपके पूरे सेंटेंस का स्टेटमेंट, आपके सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि रट्टाफिकेशन से ज्यादा समझना है। हम क्लास में ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखेंगे, हम क्लास में ज्यादा ज्यादा केस स्टडीज देखेंगे ताकि हम केस बेस्ड अपना आंसर सॉल्व कर पाएं और हम लोग कहीं भी रट्टाफिकेशन करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग समझ कर लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो एम इज नॉट टू मग अप बट टू लर्न दिस एंटायर सब्जेक्ट। तो हाँ, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि सर ये तो प्योर रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है, इसमें हम प्रॉपर रट्टाफिकेशन करते हैं, हमें सारे के सारे प्रोविजंस याद होने चाहिए जो हमें एग्जामिनर पूछेगा। ये सब थॉट अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि ये प्योर रट्टाफिकेशन वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट में हमें अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई आपके सिलेबस में 100 मार्क्स के पेपर में 2 सेपरेट सेक्शंस आएंगे एग्जाम में। देखना भाई, सेक्शन ए जो कि होगा प्योर लॉ का सेक्शन, सेक्शन बी जो कि होगा प्योर एथिक्स का सेक्शन। और मैं इन दोनों में डिफरेंस आपको बताऊंगा कि लॉ और एथिक्स में क्या डिफरेंस होता है, कहां से ये दोनों अराइज होते हैं, सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स इज डेडिकेटेड टू लॉ। लॉ में कौन कौन से लॉ आप पढ़ेंगे मैंने आपको पहले बताया है। हिंदुस्तान में हजारों लॉ हैं, सारे के सारे लॉ पढ़ना संभव नहीं है, हम कुछ स्पेसिफिक एक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्ट और मदर एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो अप्रोक्सीमेटली 40% की वेटेज रखता है आपके एग्जामिनेशन में। सेकेंडली हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो अप्रोक्सीमेटली वेटेज रखता है 20 मार्क्स की आपके एग्जाम में। और थर्ड हम पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये अप्रोक्सीमेटली वेटेज रखता है 10% आपके एग्जाम में। आउट ऑफ 70 मार्क्स 40 मार्क्स 20 मार्क्स और 10 मार्क्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 वेटेज रखता है। फिर बात करते हैं एथिक्स की। तो दोस्तों एथिक्स 30 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में और प्योर 30 मार्क्स का जो एथिक्स है उसके अंदर जो कोर्स कंटेंट है वो आप खुद देखना, इतना थोड़ा सा है, एकदम थोड़े से कोर्स कंटेंट को पढ़ के हम लोग 30 मार्क्स एग्जाम में गेन कर लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है। आप कम पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स अगर गेन करना चाहते हो तो एथिक्स में बहुत ज्यादा ध्यान देना। ईजी है एक तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, दूसरा मार्क्स बहुत ज्यादा है, वेटेज बहुत ज्यादा, 30 मार्क्स फ्री फंड के आपके एग्जाम में आप स्कोर कर सकते हो। अच्छा, एक कमाल की बात बताता हूं तुम्हें, गजब बात सुन के एकदम दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। तो जो तुम्हारे मन में वहम है ना, सर रटना पड़ता है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, बहुत ज्यादा लॉ के पेपर में हमें चीजें याद करनी पड़ती हैं, जरा ये रेशो देखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का, तुम्हारे दिमाग से जो वहम है वो सारा का सारा निकल जाएगा। दोस्तों 100 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और 60 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब तुम्हें सिर्फ टिक करना पड़ेगा, लेंदी आंसर लिखने नहीं पड़ेंगे। लेकिन हाँ, याद रहे वो जो टिक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन देंगे भाई, कुछ प्रॉपर केस स्टडी बना के कुछ इंट्रिकेट प्रोविजंस को वो देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम सही जवाब दो, 4 में से एक टिक करो। तो 60 मार्क्स का करीबन ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो बहुत ज्यादा लिखना, बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन करना, बहुत ज्यादा मगिंग अप करना, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। बस कंसेप्ट समझते जाना, लॉ क्या कह रहा है ये समझते जाना और तुम आराम से पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलो, आज की इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग सबसे पहली चीज जो जानना चाहते हैं, सर
ये लॉ होता क्या है सर, ये लॉ आता कहां से है, इसका ओरिजिन कहां से है? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। आप हमें 3 एक्ट पढ़ाओगे क्लास के दौरान, वो 3 एक्ट तो अलग बात हो गई, लेकिन सर सबसे पहले बताओ ये होता क्या है लॉ? भाई हमारी सोसाइटी में लॉ की जरूरत क्या है, हम क्यों लॉ पढ़ें, हम क्यों लॉ बनाएं? जो लॉ मेकर्स होते हैं वो क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हैं, एफर्ट वेस्ट करते हैं लॉ को बनाने में? सर रिक्वायरमेंट क्या है लॉ की, लॉ कहां से इजाद होता है और लॉ क्रिएट क्यों किया जाता है, लॉ की जरूरत क्या है? तो दोस्तों लॉ की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। भाई बहुत बड़ी सोसाइटी होती है और वहां पर सोसाइटी में कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। भाई मेरे घर के बाहर एक पार्किंग है, मेरे घर के बाहर तो जो पार्किंग है, मेरे नेबर के घर के बाहर भी एक पार्किंग है। अब मेरे नेबर के घर के बाहर जो पार्किंग है वो एक गाड़ी की है और मेरे नेबर के पास हैं 2 गाड़ियां। तो कई बार मेरा नेबर क्या करता है, अपनी गाड़ी को हमारे घर के सामने जो पार्किंग है गाड़ी की उसमें खड़ी कर देता है। यहां क्या राइज हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्यों? अरे शाम को जब मैं आऊंगा अपने घर में, मैं गाड़ी कहां खड़ी करूंगा? अगर मेरे नेबर ने अपनी सेकंड कार मेरी पार्किंग में खड़ी कर दी तो मैं पार्किंग में कैसे अपनी कार खड़ी करूंगा? मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना जब मैं शाम को आऊंगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा लॉ होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा एमिकेबल सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे हम दोनों लड़ाई ना करें, जिससे हम दोनों आपस में ना लड़ें। अगर हम लोग आपस में लड़ना शुरू करेंगे तो जो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर है वो एकदम खत्म हो जाएगा, सब लोग आपस में लड़ने लगेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कोई काम अपने बेनिफिट के लिए करता है, दूसरे के लिए वो काम उसके बेनिफिट में नहीं होता। इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दूर करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एमिकेबली रिजॉल्व करने के लिए हमें लॉ की जरूरत होती है। तो जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर लॉ आएगा। तो अगर मैं आपको एक बड़ा बेसिक लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो लॉ वहां है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जहां पर लड़ाई है या जहां पर फाइटिंग हो रही है, फाइटिंग का रेजोल्यूशन है लॉ। अरे भाई तुम्हारे घर में भी ऐसा होता होगा। तो मैं और मेरा छोटा भाई दोनों जब बचपन में लड़ाई करते थे तो मम्मी एक रूल बना देती थी, ठीक है भाई निखिल के खिलौने सिर्फ निखिल यूज करेगा और मेरे छोटे भाई के खिलौने सिर्फ मेरे छोटा भाई यूज करेगा, हम दोनों आपस में अपने खिलौने एक्सचेंज नहीं करेंगे। और एक और रूल बनता था कि जब भी घर में कोई खिलौना आएगा 2 खिलौने आएंगे और दोनों को वो खिलौने दिए जाएंगे ताकि आपस में लड़ाई ना हो। अरे ये जो पेरेंट्स रूल्स बनाते हैं हमारे लिए ताकि लड़ाई ना हो, ताकि किसी भी तरह की तू मैं ना हो, ये जो पेरेंट्स रूल बनाते हैं, जो टीचर्स रूल बनाते हैं, जैसे जब आप क्लास में बैठे होते हो टीचर रूल बनाता है कि भाई सबको लास्ट बेंच में बैठने का शौक होता है, कई लोगों को फर्स्ट बेंच में बैठने का शौक होता है। लड़ाई शुरू हो जाती है, नहीं मैं बैठूंगा फर्स्ट बेंच में, नहीं मैं बैठूंगा लास्ट बेंच में। टीचर क्या करता है, एक रूल बना देता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक या सैटरडे तक रोटेशन होगी ताकि सबको मौका मिले आगे भी बैठने का और पीछे भी बैठने का। टीचर ने एक रूल बना दिया। क्यों बनाया टीचर ने रूल? कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का, किसी के भी इंटरेस्ट ताकि सैक्रिफाइस ना हो, किसी के भी इंटरेस्ट प्रॉब्लम में ना आए, इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का टीचर ने एक एमिकेबल रास्ता बनाया। भाई एक लॉ बना दो, रूल बना दो। तो दोस्तों ये है रूल्स। रूल्स लीगली प्रिस्क्राइब नहीं होते तो जो आपकी टीचर है वो आप पे लीगल एक्शन नहीं ले सकती। क्यों भाई, तुम्हारा टर्न तो था आज फर्स्ट बेंच पे बैठने का, तुम नहीं बैठे, मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल नोटिस इशू कर रहा हूं। तुम्हारा टीचर ये नहीं बोल सकता क्योंकि वो रूल स्कूल के अंदर बने हुए रूल हैं। लेकिन जो रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, जो पूरे नेशन पे अप्लाई होते हैं, जो पूरे इंडिया पे अप्लाई होते हैं, उन वाले रूल को कहा जाता है लॉ। और उनको इन्फोर्स करने के लिए पुलिस की सहायता ली जा सकती है, क्रिमिनल और सिविल एक्टिविटीज की सहायता ली जा सकती है। तो बस ये डिफरेंस है रूल्स में और लॉ में। बेसिक जो बुनियाद है ना रूल्स और लॉ का, वो सेम होता है, वो है कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना, किसी को भी अपने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस ना करना पड़े, सबके इंटरेस्ट की रक्षा हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने बेनिफिट को ध्यान में देखने का, इसलिए हम लॉ बनाते हैं। तो लॉ का इजाद कहां से है भाई दोस्तों? लॉ कहां से एमिनेट होता है? लॉ एमिनेट होता है, क्या रिक्वायरमेंट है लॉ की? लॉ की रिक्वायरमेंट है भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, जहां पर भी लड़ाई होगी, जहां पर भी फाइटिंग होगी, वहां पर हमारा लॉ इजाद में आ जाएगा। देन सेकंड इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ एवरीवन। सबके राइट्स को सेफगार्ड करना लॉ का काम है, ताकि सबके राइट्स सेफगार्ड हों, कोई भी ऐसा ना फील करे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है।
सबके राइट्स हमें सिक्योर करने हैं। जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं उन सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सबके राइट्स हमको प्रॉपर्ली सिक्योर करने हैं। इसीलिए हम लोग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ एवरीवन वी क्रिएट लॉ। फॉर एग्जांपल लॉ रिलेटेड टू सेफ्टी, सेफ्टी के नॉर्म्स बनते हैं भाई, ट्रैफिक रूल्स बनते हैं, ट्रैफिक के नॉर्म्स बनते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के नॉर्म्स बनते हैं। किस लिए? हाँ हम इंसान हैं, लेकिन हम लॉ जानवरों के लिए भी बनाएंगे ताकि इंसानों की गतिविधियों को कंट्रोल कर पाए, वरना इंसान कई बार इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि वो इन जानवरों को हैम्पर करने लगता है। हम नहीं चाहते कि जानवर हैम्पर हों, इसलिए हम जो लॉ बनाएंगे वो जानवरों के लिए भी बनाएंगे, एनिमल प्रोटेक्शन के लिए भी बनाएंगे। तो प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन इज द सेकंड पर्पस बिकॉज ऑफ विच लॉ इज क्रिएटेड। थर्ड, फॉलो कंसिस्टेंट पॉलिसीज फॉर एवरीवन। भाई सबके लिए सेम रूल होना चाहिए, सेम कायदा होना चाहिए, सेम अनुशासन होना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको पार्किंग का एग्जाम्पल दिया था, भाई पार्किंग के एग्जाम्पल में सपोज मैं ऐसा करता हूं कि मेरा कोई आसपास में जान पहचान में मेरा कोई दोस्त रहता है, उसको जो पार्किंग की जब भी ज़रूरत पड़ती है वो मेरे एरिया में आके पार्किंग कर देता है। तो वो जब पार्किंग करता है मेरे एरिया में तब तो मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मेरा नेबर सामने लाके पार्क कर देता है तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरी गाड़ी नहीं भी है मैं उससे लड़ने लगता हूँ। ये गलत बात है ना। अगर मान लो मेरी गाड़ी नहीं है तो तुम्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अगर दोस्त तुम्हारा गाड़ी लाके लगा रहा है तो तुम ओके हो, पड़ोसी लगा दे तो तुम ओके नहीं हो, ये डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ आप ये बोल सकते हो सर मेरी मर्जी, मेरी पार्किंग है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अगर तुम नेशनल लेवल पे देखो, अगर तुम कंट्री लेवल पे देखो तो बहुत मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है। कंट्री लेवल पे सबके साथ सेम व्यवहार होना चाहिए, सबके लिए लॉ इक्वल है। ऐसा नहीं हो सकता कि रिलीजन के बेसिस पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसके बेसिस पे भेदभाव करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एजुकेशन के बेसिस पे तो जो बहुत पढ़ा लिखा है उसको स्पेशल प्रिविलेजेस मिले, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कम प्रिविलेजेस मिले, ऐसा नहीं हो सकता। रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो लॉ का जो थर्ड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है भाई हमें समानता, सबके साथ सेम व्यवहार करना है, सबके साथ इक्वल व्यवहार करना है। यह है थर्ड रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से लॉ इजाद में आता है। तो लॉ का फर्स्ट पर्पस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना। कोई भी दो पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हमको उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है, यह है लॉ का फर्स्ट पर्पस। लॉ का भाई सेकंड पर्पस सबके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना। कोई भी जो चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे ह्यूमन बीइंग के अलावा हो, जो कोएग्जिस्ट करते हैं उनके हमें इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उनको हमको प्रोटेक्शन देनी है, उसके लिए लॉ का इजाद होता है। तीसरा, हमें सबके लिए इक्वल पॉलिसीज बनानी है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना, इसके लिए लॉ की जरूरत होती है। क्योंकि अगर लॉ ना हो तो लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। अगर लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो सोसाइटी में अराजकता इज रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी। हम नहीं चाहते कि सोसाइटी में कोई भी एमिकेबल काम ना हो, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, हम ये नहीं चाहते, इसलिए लॉ जरूरी है। तो लॉ कहां से आता है? लॉ आता है, लॉ की जरूरत कहां से आती है? लॉ की जरूरत आती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में, लॉ की जरूरत आती है लड़ाई के केस में। जहां पर भी लड़ाई होने की संभावना है वहां पर एक लॉ बनना लाजमी है। जो चीजें मास को इफेक्ट करती हैं जनरली उसके लिए लॉ बनाया जाता है, इक्का दुक्का लोगों के लिए लॉ नहीं बनाया जाता। जो मास को इफेक्ट करेंगी, जो बहुत सारी पॉपुलेशन को इफेक्ट करेंगी, उसके लिए लॉ बनाया जाता है। हाँ, माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वन ऑफ सिचुएशन में किसी एक आदमी के लिए लॉ बनाया जाए। अगर लॉ बनेगा तो वो सब पे अप्लाई होगा और सब पे एप्लीकेबिलिटी के लिए लॉ का कंसिस्टेंट होना बहुत 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 जरूरी है। तो ये है लॉ की रिक्वायरमेंट, क्यों हमारा लॉ रिक्वायर्ड है। अब देखते हैं भाई लॉ बनता कैसे है, लॉ क्रिएट कैसे होता है। तो हाँ, आप सबको एक जनरल प्रिंसिपल तो पता ही है। लॉ क्रिएट होता है पार्लियामेंट में। किसी भी देश के पार्लियामेंट के पास अधिकार होता है। पार्लियामेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपने अधिकारियों के थ्रू रन करती है, उनके पास लॉ क्रिएट करने का राइट होता है। तो जैसे इंडिया की अगर बात करूं तो भाई 3 हाउसेस हैं, राज्यसभा, लोकसभा, और तीसरा जो फाइनल अथॉरिटी है, जो फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन 3 लोगों के पास होके एक बिल गुजरेगा तो वो एक्ट बन जाएगा। तो बिल कहते हैं, जब एक्ट एक ड्राफ्ट स्टेज में होता है उसे कहते हैं हम बिल इन तीनों लोगों के पास से सैंक्शन होते हुए चला जाएगा तो वो बन जाएगा एक्ट। तो ये ब्रॉड प्रिंसिपल है
जिसके बेसिस पे या प्रोसीजर है जिसके बेसिस पे लॉ बनता है। अब आओ देखते हैं कि लॉ किन चीजों के लिए बनता है, वो कौन से चीजें होंगी, वो कौन से सब्जेक्ट मैटर होंगे जिनके लिए लॉ बनाया जाएगा। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन राइट के लिए लॉ बनाया जाएगा। संविधान जो इंडिया जो हम हिंदुस्तानियों का संविधान है, जो हम सब अबाइड करते हैं, जो हम सबको अबाइड करना पड़ता है। दोस्तों, संविधान के जो स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं वो होते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये होते हैं संविधान के स्टार्टिंग वर्ड्स। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है दोस्तों, हम सब अग्री करते हैं इन वाले प्रिंसिपल्स से। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब अग्री करते हैं इन वाले प्रिंसिपल से। तो सबसे पहली जो चीज आती है लॉ में, रिक्वायरमेंट जिस चीज की होती है, लॉ जिस चीजों के लिए बनता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें। जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें दी हुई हैं उनके लिए लॉ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। तो जो भी एक्ट बनेगा, जब कोई एक्ट लिख रहा होगा तो उसके दिमाग में क्या रहेगा, अरे एक्ट बनाते हुए सेक्युलरिज्म का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, ईसाई, इन सबको किसी भी रिलीजन के बेसिस पे ज्यादा बेनिफिट या कम बेनिफिट हम पहुंचाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको हम सेम बेनिफिट देंगे, सबको हम सेम अधिकार देंगे, सबको हम सेम ड्यूटीज देंगे। तो सबसे पहला जो सोर्स ऑफ लॉ होता है, लॉ मतलब लॉ कहां से आता है, सबसे पहला जो सोर्स है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अपने अधिकार अपने लोगों को देने हैं, और उन अधिकारों को देने के लिए जो हम लॉ बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं वो हमें माननी ही माननी पड़ेंगी, भले ही हमारा मन करे चाहे ना करे। भाई मन नहीं होता यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को मानना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ, मदर ऑफ ऑल लॉज, मदर ऑफ ऑल लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारे जो लॉज होंगे उसमें अगर कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, दोस्तों वो बात खारिज मानी जाएगी, खत्म मानी जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, ऐसी नहीं हो सकती कोई बात। तो सबसे पहला जो सोर्स है लॉ का वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है कोई भी एक्ट बनाते हुए। इक्वालिटी, जो सेक्युलरिज्म, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक हमारे फंडामेंटल चीज़ें लिखी हैं उनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने एक्सपैंड किया। और आओ ज़रा पढ़ते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो बुनियादी चीज़ें क्या हैं। भाई जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सबको जस्टिस का अधिकार है, सबको न्याय का अधिकार है। तो ऐसा नहीं आप न्याय से वंचित कर दो। न्याय से वंचित करने का मतलब ये, भाई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बायर को आपने कहा कि बायर तुम्हें पैसे पे करने हैं सेलर को, तो आप दुकान में गए, आपने एक चीज खरीदी लेकिन वो चीज खराब निकली। आपने कहा भाई बायर तुम्हें पैसे तो पे करने पड़ेंगे क्योंकि तुम खरीद चुके थे। बायर कहता है अरे खरीदा तो था लेकिन गलत निकला ना, वो चीज खराब निकली, तो फिर ये सेल मानी नहीं जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जस्टिस सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, सबको जस्टिस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो पहली राइट हमको गारंटी करता है वो है जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरह का जस्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। मैं जो चाहूँ वो बोलूँ, मेरे पास अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का राइट है, ये मुझे संविधान राइट देता है। तो दूसरा जो राइट है वो है लिबर्टी ऑफ थॉट। तीसरा राइट है इक्वालिटी। चौथा राइट है फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो हम लोग स्वतंत्र हैं और हमें डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है। तो ये अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और कोई भी लॉ बने वो किसी के डिग्निटी को छीने, ऐसा लॉ मान्य नहीं होगा। भाई लॉ ऐसा बनना चाहिए जो सबकी डिग्निटी का ख्याल रखे, सबके वेलबींग का ख्याल रखे, डिग्निटी का ख्याल रखे। देन in our constituent assembly dated 26th of November 1949 we duly hereby adopt and enact given the constitution। so ये थे constitution के provisions जो हमने अभी अभी पढ़े। अब सबसे पहला सोर्स तो मैंने आपको बताया भाई कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का। सेकंड सोर्स जो होगा जहां से लॉ क्रिएट करे जाएंगे, जहां पर हम लोग लॉ क्रिएट करते हुए देखेंगे कि लॉ में भाई ये चीजें हैं या नहीं, वो है दोस्तों ह्यूमन राइट्स। एक इंसान को बेसिक जीने का अधिकार है, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजों का अधिकार है। तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स कहां से एमिनेट होते हैं दोस्तों? ये एमिनेट होते हैं यूनाइटेड नेशंस
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोपाउंडेड बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को अपने सिटीजन्स को बेसिक राइट्स तो देने ही देने पड़ेंगे। बेसिक राइट्स जो सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं वो तो देने ही देने पड़ेंगे। सो दूसरा लॉ का सोर्स, लॉ जब हम बनाएं तो हम ध्यान रखें इन चीजों का, तो जो दूसरा सोर्स है लॉ का वो कहां से आएगा? इन ह्यूमन राइट्स कमीशन से। दोस्तों हमारा कोई भी एक्ट जो बने वो उन ह्यूमन राइट्स की अवहेलना ना करे। ऐसा ना हो कि हम कोई एक्ट बनाएं और वो बेसिक ह्यूमन के जो राइट्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसके अगेंस्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जो दूसरा लॉ का सोर्स है, कहां से लॉ बनेगा या लॉ बनाते हुए किन चीजों की सावधानी देनी पड़ेगी, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो होगा ह्यूमन राइट्स। और तीसरा जो सोर्स होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। दोस्तों सिर्फ संविधान की रिस्पेक्ट करना जरूरी नहीं है। जो संविधान में लिखा है वो तो रिस्पेक्ट करना ही करना है, लेकिन सिर्फ उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर दो लोगों ने आपस में किसी तरह का समझौता किया है उसका भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होगा? इक्वालिटी करना सबके साथ। किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के आदमी को ज्यादा अच्छा ट्रीट या कम ट्रीट मत करना, सबको इक्वली ट्रीट करना, ऐसा संविधान में लिखा है। अनडाउटेडली इस बात का फॉलो करा जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर दो लोगों ने आपस में कोई एक अग्रीमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल दो लोगों ने अग्रीमेंट किया कि हाँ भाई ये पूरी की पूरी जगह है जो हम तुम्हें रेंट पे देंगे, ये उन दोनों की आपस की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहा, ये उन दोनों की आपस की बात है। तो जो उन दोनों की आपस की बात है, अगर उन्होंने लिखित में, राइटिंग में अग्रीमेंट किया या ओरली अग्रीमेंट किया, दो लोगों ने मिलके, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। तो जिसके पास अधिकार था उस जगह को यूज करने का, उसके पास ये अधिकार आया और उसको पैसे पे करने हैं, जो बंदा रेंट पे देगा उसके लिए। तो दोस्तों ये राइट कहां से अराइज हुआ? कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला रेंट पे देना है? नहीं। क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला कि रेंट पे देना है? नहीं। किसने बोला रेंट पे देना है? ये आपस का कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है। तो कोई भी एक्ट को बनाते हुए हम इस भी बात का ध्यान रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो ह्यूमन राइट्स अधिकार देता है, उसके अलावा अगर दो लोगों ने आपस में कोई अधिकार एक दूसरे को दिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक आदमी अधिकार देके पीछे हट जाए, उसका भी सम्मान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमको ना केवल कॉन्स्टिट्यूशन की बातें माननी है, ना केवल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बातें माननी है, बल्कि दो लोगों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट हुआ है उसकी भी बातें माननी पड़ेंगी। अब एक सवाल उठता है ये कि भाई दो लोगों ने आपस में बात करा, समझौता किया, तो भाई एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है, बहुत बड़ा, दुबई का बहुत बड़ा डॉन है, उसने कन्विंस किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया एक दूसरे बंदे के साथ किसी थर्ड पार्टी को मरवाने के लिए। मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट, सुपारी देते हैं ना, सुपारी देते हैं, फिल्मों में हम सुनते थे सुपारी देते हैं। तो आपने सुपारी दी किसी थर्ड पार्टी को मरवाने के लिए, किसको? एक अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन को आपने सुपारी दी। तो दोस्तों हम बताना जरा, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, क्या ये भी एक्ट एनफोर्स कर सकता है? ये भी तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है। दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई जिस गैंगस्टर ने सुपारी ली उसने वादा किया कि मैं फलाने फलाने आदमी को मारूंगा, और जिसने वो सुपारी दी उसने वादा किया कि मैं बदले में पैसे दूंगा। अब सपोज गैंगस्टर ने आदमी को मार दिया और जो दूसरा बंदा है जिसने सुपारी दी उसने पैसे नहीं दिए, भाग गया वो पैसे लेके, तो क्या गैंगस्टर कोर्ट के पास जा सकता है कि अरे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट था मेरा पैसे लेना, मुझे पैसे दिलवाओ इस वाले बंदे से? क्या गैंगस्टर कोर्ट के पास जा सकता है? आंसर इज नो। हम आगे चल के पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट का ये मतलब नहीं है कि कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए राइट हो तो भी आप एनफोर्स कराओगे, एक्ट बना दोगे कि उसे एनफोर्स होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट का मतलब इलीगल एक्टिविटीज को लीगल करना कतई नहीं होता। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट का सिर्फ ये मतलब है कि अगर दो लोग जो लीगल काम कर रहे हैं उन दोनों ने कोई समझौता किया है तो दोनों को एक दूसरे की बात जो अग्री करी थी उसे ऑनर करना चाहिए, बस। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट का ये मतलब होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट का ये कतई मतलब नहीं है कि अगर कोई बात हमने, अच्छा एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई, संविधान ने लिखा है हिंदू मुसलमान को अलग अलग ट्रीट मत करना, ऐसा संविधान ने लिखा है, सेक्युलर स्टेट ने लिखा है हिंदू मुसलमान को अलग अलग ट्रीट मत करना, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट कर लिया जो संविधान की बात को ओवररूल करता है। क्या ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए कोई एक्ट बन सकता है? आंसर इज नो। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है।
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपस में जो दो लोगों ने किया, क्योंकि देखो दो लोगों जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, लिखित में हम दोनों किसी भी चीज के लिए एग्री कर सकते हैं एक दूसरे से, क्या कंट्रोल है किसी का? नहीं है। तो अगर दो लोगों ने ऐसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जो संविधान के अगेंस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्या उसके लिए एक्ट बन सकता है? क्या उसके लिए कोई लीगल प्रोविजन जो उसको अप्लाई करे, जो उसे एनफोर्स कराए, क्या ऐसा बन सकता है? आंसर इज नहीं सर, नहीं। कोई भी इलीगल एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो संविधान के ऊपर है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो किसी भी तरह का हार्म पहुंचाए किसी और को, वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट के तहत एक्ट उसको एनफोर्स कराने की पावर नहीं दे सकता। सो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, ये जो थर्ड वाला आपने कैटेगरी करी है, इसको बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हुए, इसको कार्यान्वित करते हुए, इसको यूज में लाते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो और वो लॉ बन जाएगा और वो एक्ट बन जाएगा और आप उसको पालन करने का हम आपको राइट दे देंगे, ऐसा नहीं है, ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन ऑफ लॉ। तो लॉ कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया भाई। सबसे पहले अपर लोअर हाउस हमारे देश में कौन सा है? हमारे देश में लोअर हाउस है लोकसभा, और हाँ आप अपनी बुक में लिख सकते हो ये। और अपर हाउस कौन सा है? हमारे देश में अपर हाउस है भाई राज्यसभा। तो सबसे पहले जो बिल होगा, बिल एक्ट से पहले जो ड्राफ्ट एक्ट होता है उसे बोलते हैं बिल होगा, वो सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, दूसरी बार वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पारित होने के बाद वो प्रेसिडेंशियल एक्सेंट लेने प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर वो बन जाएगा लॉ। और हमारे देश में नहीं, अगर तुम किसी भी देश की बात करो ना, किसी भी देश की बात, हर जगह लॉ इसी तरह बनता है। तो मैंने एक इंटरनेशनल कमेंट्री में से एक स्क्रीनशॉट निकाला जहां पर बाहर के देशों में लॉ कैसे बनता है वो बताया हुआ है भाई। सिमिलर सा मेथड है, आओ देखते हैं। सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स, ये जो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, लोअर हाउस हम जैसे बोलते हैं अपने देश में, वहां पर बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी, नंबर 1 फर्स्ट रीडिंग होगी उसकी, फिर उसकी सेकंड रीडिंग होगी, दोबारा रीड किया जाएगा। रीड क्यों किया जाता है? रीड इसलिए किया जाता है किसी भी को कोई आपत्ति है उस लॉ में, कोई कहता है नहीं ये लॉ तो ना कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, या ये लॉ इलीगल है, या ये लॉ में ये वाला प्रॉब्लम है, अगर किसी को भी कोई आपत्ति है वो अपफ्रंट बता दे, हमें पहले बता दे क्या आपत्ति है। तो सेकंड रीडिंग करी जाती है, फिर कमेटी एक बिठाई जाती है, जो कमेटी एक एनालाइज करती है उस लॉ को, उस बिल को, और अपने ऑब्जर्वेशंस देती है, रिपोर्टिंग करती है वो पार्लियामेंट में आके, रिपोर्टिंग स्टेज R। फिर थर्ड रीडिंग करी जाती है उस वाले लॉ की, थर्ड और फाइनल रीडिंग, और फिर वंस बिल हैज बीन अग्रीड बाय बोथ द हाउसेज इट विल रिसीव द रॉयल एसेंट। रॉयल एसेंट इज, जो बाहर के देश होते हैं उसमें जैसे इंग्लैंड है उसमें क्वीन का राज है तो क्वीन फाइनल साइन करती है, बट इंडिया में प्रेसिडेंट का राज है तो प्रेसिडेंट फाइनली साइन करेंगे और आपका बिल राज्यसभा के लिए अप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों? फिर ये बिल जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस जो हमारे यहाँ बोला जाता है। अगेन वही प्रोसीजर, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कमेटी बिठाई जाएगी, रिपोर्ट ली जाएगी, थर्ड एंड फाइनल रीडिंग होगी और ये वाला जो बिल है वो पारित कर दिया जाएगा। सो ये प्रोसीजर है एक बिल को इंट्रोड्यूस करने का और एक बिल को पारित करने का, ना केवल इंडिया में बल्कि अगर आप वर्ल्ड के किसी भी एरिया में जाओ तो हाँ इसी तरह के हम लोग प्रोविजंस को देखते हैं जब भी हम लॉ क्रिएट करते हैं। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, बेसिक चीज़ें, ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी तो हमने कोर्स शुरू ही नहीं किया, अभी चैप्टर नहीं शुरू हुआ भाई, अभी हम कोई कंटेंट नहीं शुरू कर रहे हैं, अभी तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूं लॉ होता क्या है। तो हमने क्या पढ़ा भाई, लॉ का जरूरत क्यों है? लॉ की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें लड़ाई को कम करना है, लड़ाई को एलिमिनेट करना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भगाना है, सबके इंटरेस्ट का काम करना है, जो सबके लिए अच्छा हो वो काम करना है। ऐसा किसी को ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, ऐसा ना लगे किसी को कि मेरे इंटरेस्ट को खत्म किया जा रहा है, इसके लिए लॉ बनाया जाता है। अच्छा, लॉ कैसे बनाया जाता है भाई? 3 तरह के राइट्स को इंश्योर किया जाता है कि लॉ में हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। तीनों को ऑनर किया जाता है, उनको लॉ में इम्बाइब किया जाता है और लॉ क्रिएट किया जाता है। तो ये था एक ब्रॉड ओवरव्यू लॉ का कि लॉ होता क्या है, लॉ कैसे क्रिएट किया जाता है और लॉ कैसे बनता है। तो लॉ का ये था एक ब्रॉड ओवरव्यू। आओ आते हैं अब 30 मार्क्स के अपने पोर्शन में, और जो मैंने आपको बताया बहुत ईजी एज कंपेयर टू लॉ, कोर्स बहुत ज़्यादा कम और वेटेज बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इजी कंटेंट, एथिक्स। आओ पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स। अब भाई जब हम छोटे थे ना
तो हमको हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे, हमको हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि जैसे हम किसी के घर जाते थे, किसी भी रिलेटिव के घर जाओ या किसी भी बड़े से मिलो या कोई भी आपका बड़ा, आपका एल्डर आपका घर में आए, तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे नमस्ते करो, नमस्ते करो, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करो, पैर छुओ, इज्जत दो। ये सब क्या है सर? ये सब है बिहेवियर। ना केवल हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तरक्की पाएं, अच्छे सीएम में बने, सीए बने, सीएस बने, ना केवल हमारे पेरेंट्स हमारी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, बल्कि वो ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे में संस्कार अच्छे आए, हम बिहेवियर अच्छे से करें, हम किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, हम सबको अच्छे से ट्रीट करें। दोस्तों, इस बिहेवियरल रूल्स का मतलब होता है एथिक्स। अब सुनना, अगर तुम किसी को नमस्ते ना करो तो हिंदुस्तान में कोई लॉ नहीं बना जो कहेगा अरे तुमने नमस्ते नहीं करी ना मौसी जी को, चलो तुम्हें जेल में भेज रहे हैं हम। ऐसा कोई लॉ नहीं बना, ना बन सकता है। बिहेवियर के लिए लॉ कैसे बन सकता है? आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे जाते हुए किसी रैंडम पर्सन ने आपको गाली दे दी, क्या आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिहेवियर है उसका। आप दुकान पे गए, दुकानदार ने बहुत रूडली आपसे बात करी, आपसे बदतमीजी करी, रूडली बात करी, क्या आप उसको उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते, ये उसका अपना बिहेवियर है। हाँ, आप क्या करोगे? अगली बार से उस दुकान पे जाना बंद कर दोगे, आप कहोगे मुझे नहीं सामान खरीदना इस वाली दुकान से, आप मना कर दोगे। तो सवाल ये उठता है, क्या हम सब इंडिविजुअल्स को, क्या हम सब ह्यूमन बींग्स को बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए? क्या उसकी कोई कीमत होती है? हाँ सर, बहुत कीमत होती है। आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपकी जो नॉलेज है वो आपको पैसे तो कम कमा के दे देगी, लेकिन अगर आप में डिग्निटी नहीं है, अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अगर आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी है तो आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनना और बड़े ध्यान से सुनना। सर, क्या एक बिजनेसमैन को, क्या एक कंपनी को, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्या एक पार्टनरशिप फर्म को, क्या एक दुकानदार को जो रिटेल या होलसेल का काम कर रहा है, दुकानदार जो है, क्या इन सबको भी अपना बिहेवियर अच्छा रखने की जरूरत है? तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, क्या टाटाज को भी अपना बिहेवियर अच्छा रखने की जरूरत है? आंसर है यस। दोस्तों, बिहेवियर या एथिक्स, बिजनेस में एथिकल काम करना। तो मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी वर्लपूल की, 2 दिन में खराब हो गई, मैं इमीडिएटली कंपनी को कॉल करूंगा, कहूंगा वॉशिंग मशीन खराब हो गई। कंपनी कहेगी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमने तो बेच दी तो बेच दी, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। एथिक्स क्या बोलते हैं? एथिक्स बोलते हैं वर्लपूल वाले अपना बंदा भेजे, वारंटी पीरियड में चाहे हो चाहे ना हो, अपना बंदा भेजे, ठीक करके जाए। एथिक्स। कल को आप 10 लोगों को बोलोगे वर्लपूल से वॉशिंग मशीन मत खरीदना, मेरी खराब हो गई थी, उन्होंने कोई सर्विस नहीं दी, वर्लपूल की बदनामी है, गुडविल की बदनामी है। सो बिजनेस में भी एथिक्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने पर्सनल लाइफ में, जितने ह्यूमन बीइंग्स के पर्सन के लिए एथिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही बिजनेसमैन को एथिक्स फॉलो करने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है, सर बिजनेस तो ठीक है, लेकिन हम तो प्रोफेशनल हैं, हम तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं भाई, हम तो कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, कल को कॉस्ट ऑडिट करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम टैक्स की रिटर्न बनाएंगे, बड़ी बड़ी चीजें करेंगे। सर, क्या प्रोफेशनल्स को भी एथिकल होना जरूरी है? क्या हम प्रोफेशंस को भी एथिक्स के साथ काम करना चाहिए? अरे मेरा कहना तो यह है, बिजनेसमैन से ज्यादा प्रोफेशनल को एथिक्स की जरूरत है। क्यों सर? बिजनेसमैन से ज्यादा प्रोफेशनल को क्यों एथिक्स की जरूरत है? क्योंकि बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के थ्रू पॉपुलर होता है और एक प्रोफेशनल अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू पॉपुलर होता है। तो जब हम सर्विस देते हैं तो सर्विस के साथ साथ हम खुद वहां मौजूद होते हैं। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है तो भाई कोई भी हमें दोबारा सर्विस करने के लिए नहीं बुलाएगा। आप खुद एग्जांपल ले सकते हो, आपके घर के पास एक इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है, 2 दुकानें हैं, एक दुकान जहां पर इलेक्ट्रिसिटी वाला बहुत ढंग से बोलता है, प्यार से बोलता है, सारा काम आपका करके जाता है जो आपको चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी वाला बदतमीजी से बोलता है, आते ही बदतमीजी करना शुरू कर देता है। आप कौन से वाले इलेक्ट्रिसिटी वाले को प्रेफर करते हो? ऑफ कोर्स वो वाला जो बदतमीजी नहीं करता, भले ही वो 50 रुपए ज्यादा ले, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे से बदतमीजी ना करे। सिमिलरली आपकी रिटर्न भरने के लिए, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए आपको एथिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ज्यादा पैसे मत चार्ज करो अपने क्लाइंट से, आप उसको फालतू में फंसाओ ना, आप उसे करेक्ट एडवाइस दो, करेक्ट लीगल प्रोविजन के थ्रू आप उसे अपना काम करवाओ। इसे कहते हैं एथिकल बिहेवियर। और ये ना केवल बिजनेस बल्कि प्रोफेशन बल्कि इंडिविजुअल सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है भाई।
तो हाँ, इस वाले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे बिहेवियर की। प्लीज मेरे को ये मत कहना कि सर क्या ये लीगली एनफोर्सिएबल होता है। नहीं भाई नहीं, ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होता, इसमें लॉ का कोई लेना देना नहीं है। ये तो भाई हमारे आपस की बात है, मतलब हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या हमें एथिकली काम करना है, क्या हमें ढंग से काम करना है या नहीं करना। हम आपस में मिलकर बात करेंगे, और जब हम आपस में मिलकर ये वाली बात करेंगे, लॉ का कोई लेना देना नहीं। आप ना करो, आपकी मर्जी, मैं तो करूंगा, क्योंकि मुझे अपने ग्राहक को, मुझे अपने क्लाइंट को, मुझे अपने कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई करना है, और उसको मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना है, ताकि वो 10 जगह मेरा नाम कल को सजेस्ट करे। सो एथिक्स इज अबाउट बिहेवियर, जस्ट लाइक लॉ इज अबाउट कॉन्डक्ट। आप कॉन्डक्ट कैसे करते हो, आप ढंग से क्या डीलिंग कर रहे हो अपने कस्टमर्स के साथ, क्या आप उनके पैसे कहीं लेके चुरा के भाग तो नहीं गए, क्या आपने जो वादा किया वही प्रोडक्ट दिया। इस तरह की सारी चीजें आपके लॉ में आ जाएंगी। और दूसरी बात, जब आप प्रोडक्ट दे रहे हो तब क्या आपका बिहेवियर अच्छा था, क्या आपने ढंग से समझाया अपने कस्टमर को कि क्या क्या चीजें इसमें अच्छी हैं, क्या क्या चीजें बुरी हैं, क्या कस्टमर को जब कोई प्रॉब्लम आई तो आपने उसको सपोर्ट दिया। ये सब चीजें एथिक्स में कवर हो जाएंगी। सो 2 पार्ट, लॉ, एथिक्स। सर एथिक्स क्या है? एथिक्स आर सोशल बिहेवियरल कंडक्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज लॉ। लॉ जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सोशल बिहेवियर कंडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। रिलीजन, कस्टम्स, मॉरल्स आर एसेंशियल। तो रिलीजन एसेंशियल होता है, कस्टम, मॉरल, ये सब चीज़ें एसेंशियल होती हैं फॉर एवरी सोसाइटी। तो रिलीजन से दोस्तों एथिक्स डिराइव होता है। तो भाई सोशल बिहेवियरल कंडक्ट से हमारा एथिक्स डिराइव होता है, रिलीजन से हमारा एथिक्स डिराइव होता है। एथिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन बिजनेस एंड प्रोफेशन एज मच एज दे आर यूजफुल इन पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में भी यूज, वहाँ पर भी बिजनेस में भी यूज। फॉलोइंग एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एनहांसेस द रेप्यूटेशन एंड गुडविल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इट इज़ नॉट गवर्न्ड बाय एनी लॉ। ये लॉ से गवर्न नहीं होता, मतलब आपकी मर्जी है, आप इसे फॉलो करना चाहो करो, नहीं फॉलो करना चाहो मत करो, आपकी मर्जी है। लॉ से गवर्न नहीं होगा एथिक्स। तो सर एथिक्स कौन बनाता है, मुझे कहाँ से पता लगेंगे कि एथिक्स क्या है? भाई आप जिस भी इंस्टीट्यूट के मेंबर हो, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आप सीएम में बनोगे, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की आप मेंबरशिप लोगे, उस मेंबरशिप के दौरान एक्चुअली जब हम सीएम में क्लियर करते हैं ना, फाइनल में जाके हम खुश इतने ज़्यादा होते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट देता है हम उसको ब्लाइंडली साइन कर देते हैं। हम पढ़ते भी नहीं मेंबरशिप लेते हुए कि इंस्टीट्यूट हमसे किस चीज़ में साइन करा रहा है। तो मेंबरशिप लेते हुए एक डॉक्यूमेंट जिस पे आपको साइन करना होता है वो होता है कोड ऑफ एथिक्स, कि आप इंस्टीट्यूट के एथिक्स प्रॉपर्ली फॉलो करोगे, आप बिहेवियर अपना अच्छा रखोगे, आप किसी क्लाइंट में कुर्ता पजामा या फिर कोई टी शर्ट पहन के नहीं जाओगे, आप प्रॉपर सूट और प्रोफेशनल अटायर पहन के जाओगे, आप टाई लगा के जाओगे, आप ट्राउजर्स पहन के जाओगे, आप जीन्स पहन के नहीं जाओगे, आप स्पोर्ट्स शूज पहन के नहीं जाओगे। ये सब आपके एथिकल बिहेवियर में शामिल होता है। और हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और CS इंस्टीट्यूट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो भी एथिक्स पे एक रेगुलेशन आपका साइन करवाता है, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। और ये सारी चीज़ें कौन गवर्न करता है? ये वाले इंस्टीट्यूट्स गवर्न करते हैं जिसके आप मेंबर बनोगे। हर किसी का अलग पॉलिसी, सबके लिए कॉमन नहीं। डॉक्टर्स के लिए अलग पॉलिसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अलग पॉलिसी, इंजीनियर्स के लिए अलग पॉलिसी, सबके लिए अलग अलग पॉलिसी, क्योंकि कोई कांस्टेंट लॉ नहीं है इसके ऊपर। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जितने टाइप के पर्सन, उसके हिसाब से आपका कोड ऑफ एथिक्स डिफरेंट होता रहता है। Then the ethical code developed by these institute are followed by the members of the respective professional bodies. So जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनके एथिक्स रिस्पेक्टिव मेंबर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप किस प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो, आपको अपने एथिक्स उसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। सो ये था एक ब्रॉड ओवरव्यू हमारे पूरे के पूरे सिलेबस का, हमारे पूरे लॉ एंड एथिक्स के पेपर का। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो तीनों एक्ट्स हैं, हम वो तीनों एक्ट स्टार्ट करेंगे। और जी हाँ, उसके बाद हम चलेंगे एथिक्स पे। सो इस वीडियो के लिए, ये तो एक ओवरव्यू वीडियो थी, इस वीडियो के लिए यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट सेशन में, और उस सेशन में हम लॉ को एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। बट हाँ, ध्यान देना, रटना नहीं है, हर चीज़ समझनी है। हाँ, एक बार वीडियो खत्म करने के बाद जो आपको बुक दी गई है उस बुक को एक बार पलट के जरूर देखना। जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ, ऑफ कोर्स वो आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर रहे होगे और लिख रहे होगे। एक बार हर वीडियो के बाद जो टॉपिक हुआ है उसको रिवाइज कर लेना, ताकि अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन मार्क है, कोई भी वर्ड नहीं समझ में आया, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं समझ में आया, तो इमीडिएटली तुम मुझे कॉल करके पूछ सको।
ठीक है? So that's all for this particular session. We will be meeting in our next session with the first chapter of law. Till that time, all the very best and happy studying.